कोरोना वायरस से लड़ने के मामले में दुनिया भर के लोग, दुनिया भर की सरकारें और संस्थाएं भारत की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि 135 करोड़ के इस देश में कोरोना वायरस के अब तक सिर्फ 137 मामले सामने आए हैं। यह भारत की कुल जनसंख्या का 0.000001% है, जो कि बहुत कम है। जबकि अमेरिका जैसे देश में कोरोना वायरस के 4,500, इटली में करीब 28,000 और स्पेन में 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर की संस्थाएं भारत की सफलता पर हैरान भी हैं और परेशान भी। अब ये संस्थाएं कह रही हैं कि या तो भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ बहुत ही शानदार काम किया है, जो अब तक बहुत कारगर रहा है, या फिर भारत कोरोना वायरस के मरीजों की पहचान करने में कोई गलती कर रहा है। आंकड़े देखकर कहा जा रहा है कि भारत में 10 लाख लोगों में से सिर्फ 6 लोगों की जांच की जा रही है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कम लोगों की जांच का मतलब ज्यादा खतरा नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ सिर्फ इतना होता है कि भारत कोरोना वायरस को भी फैलने से रोकना चाहता है और इससे जुड़े डर को भी रोकना चाहता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का जो लेटेस्ट दावा है वो ये कहता है कि भारत अभी इस महामारी के दूसरे चरण में ही है, यानी अभी भारत में कोरोना वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। कोई भी महामारी 4 चरणों में फैलती है। पहले चरण में इस तरह का वायरस किसी दूसरे देश से आने वाले व्यक्ति के जरिए फैलता है। जैसे भारत के मामले में कोरोना वायरस का पहला मरीज इटली से आया था, यानी जो भी मरीज आ रहे हैं, फैला रहे हैं, वो दूसरे देशों से आए हैं। इसीलिए हमने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए और बाहर से लोगों का आना जाना बंद कर दिया। दूसरे चरण में यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, यानी जब भारत में इसके मरीज हो जाते हैं, फिर वो मरीज एक दूसरे से जब वो संपर्क में आते हैं तो इसको और फैलाते हैं। इसलिए इसे सेकंड स्टेज कहा जाता है। इससे खासकर वो लोग प्रभावित होते हैं जो संक्रमित व्यक्ति के साथ रहते हैं या उसके साथ काम करते हैं, या फिर जिन्होंने संक्रमित व्यक्ति से कहीं ना कहीं कोई मुलाकात की होती है, उसके संपर्क में आए होते हैं, इसलिए तब ये फैलता है। तीसरे चरण में महामारियां एक समुदाय से दूसरे समुदाय में फैल जाती हैं और उस समुदाय में रहने वाले सैकड़ों हजारों लोग इससे संक्रमित हो जाते हैं, यानी इसका जो बहुत जबरदस्त तरीके से विस्तार होता है। और चौथे और आखिरी चरण में महामारी देश के दूसरे इलाकों में भी बहुत तेजी से फैलने लगती है और इसके रुकने की कोई संभावना नजर नहीं आती। इसलिए हम अभी दूसरी स्टेज पर हैं, दूसरे चरण में हैं। तीसरा चरण बहुत चुनौतीपूर्ण होगा और चौथा चरण भगवान करे ना आए, लेकिन अगर आ गया तो बहुत परेशानी होगी। इटली और स्पेन जैसे देश इस समय चौथे चरण से गुजर रहे हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि इटली जैसे जो देश हैं वो चौथे चरण में है, इसलिए वहां हालात बहुत खराब हैं। हम अभी दूसरे ही चरण में हैं, लेकिन अगर हम तीसरे चरण में आए या हम भी अगर चौथे चरण में आ गए, इटली की जनसंख्या तो सिर्फ 6 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 135 करोड़ है, तब क्या होगा? हालांकि ICMR का मानना है कि हो सकता है कि भारत कभी भी तीसरे चरण में प्रवेश ही ना करे, और हम भी यही चाहते हैं। आप भी यही कोशिश कीजिए कि भारत तीसरे चरण में भी प्रवेश ना करे, लेकिन अभी इसे लेकर कोई दावा करना जल्दबाजी होगा। यानी भारत के पास अभी कोरोना वायरस को हराने के लिए कुछ समय है, लेकिन महामारियों के मामले में समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और एक पल की भी देरी स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर सकती है। एक पल की देरी या एक छोटी सी गलती बहुत कुछ नुकसान कर सकती है। भारत अभी तक कोरोना वायरस के खिलाफ ये लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ रहा है और दुनिया भी भारत के इन प्रयासों की तारीफ कर रही है। ICMR का कहना है कि इस समय भारत की 72 लैब्स में मरीजों के सैंपल्स की जांच की जा रही है और इस सप्ताह के अंत तक 49 नई लैब्स भी काम करने लगेंगी। यानी कोरोना वायरस की जांच करने वाली सरकारी लैब्स की संख्या पूरे देश में 121 हो जाएगी। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के अब तक के रिकॉर्ड को देखते हुए दुनिया के बड़े बड़े देश और संस्थाएं हैरान हैं और लोग पूछ रहे हैं कि दुनिया में आबादी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश कोरोना वायरस के खिलाफ इतना अच्छा काम कैसे कर रहा है। आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। ICMR के मुताबिक भारत में 51 प्राइवेट लैब्स को भी कोरोना वायरस के सैंपल्स की जांच के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन ICMR ने अपील की है कि ये लैब्स लोगों से ये टेस्ट करने के बदले पैसा ना लें और राष्ट्र हित में काम करें।
अगर ये लैब्स तय समय पर काम करने लगती हैं तो उन लोगों की जांच भी आसानी से हो पाएगी जो किसी दूसरे देश से नहीं आए हैं। यानी अगर आप इसी देश में रहते हैं और अपनी जांच कराना चाहते हैं तो तुरंत आसानी से आप जांच करा पाएंगे, टेस्ट करा पाएंगे। और उन्हें ऐसे लोगों को भी जांच अपना टेस्ट कराने का मौका मिलेगा जिन्हें संक्रमण होने का सिर्फ शक है। फिलहाल देश में जितनी सरकारी लैब्स काम कर रही हैं उनकी प्रतिदिन की क्षमता करीब 10,000 सैंपल्स की जांच करने की है। प्राइवेट लैब्स के एक्टिव हो जाने के बाद यह क्षमता दो गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या प्राइवेट लैब्स और हमारे देश के प्राइवेट अस्पताल संकट की इस घड़ी में सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे? आपको याद होगा हमने कल भी आपको यही कहा था कि हमारे देश के जो सरकारी डॉक्टर हैं, नर्स हैं और मेडिकल जो स्टाफ है उन्हें सलाम करना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर ये कहते रहते हैं कि हमारा जो सरकारी तंत्र है वो काम नहीं करता, लेकिन आज यही सरकारी डॉक्टर, यही सरकारी तंत्र देश की जान बचा रहा है। वही सरकारी एयर इंडिया लोगों की जान बचा रही है। हम इस सवाल का जवाब आज आपके साथ मिलकर ढूंढेंगे, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस को रोकने को लेकर जो तैयारियां हो रही हैं उसके बारे में आज क्या कहा है। वो मशीन ऑलरेडी हमारी एक्टिवेट हो रही हैं जिसमें 1400 टेस्ट रोज हो जाएंगे। हाँ, वो 2 लैब्स वो 23 तारीख तक लैब एक्टिवेट हो जाएंगी। तो वो मशीन हम और प्रोक्योर कर रहे हैं। जापान के पास 2 हैं, इटली में 2 हैं, फ्रांस में 3 हैं, शायद हमारे पास ऑलरेडी 2 हैं। हम और प्रोक्योर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जितनी मिल जाए। तो वो फास्ट टेस्टिंग लैब वाली हैं, तो वो 2 इसमें 1400 रोज टेस्ट कर देते हैं। 1400 अगर दिन में निकालना है आप दिखा दीजिए। 3 घंटे स्टेज 2 पे ही हैं हम लोग, अभी स्टेज 2 पे ही हैं, मगर स्टेज 3 कभी भी आ सकती है। तो बाकी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है क्या होएगा। कॉल करना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की हेल्पलाइंस हैं, 100 हेल्पलाइंस हैं। तो वो उसमें आपको फोन करना पड़ेगा और फिर उसमें आएगा कोई टेस्ट कर लेकर। लेकिन हॉस्पिटल सर, एक और क्वेश्चन, हॉस्पिटल ये कहता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कि आप खुद आइए, एमएस वगैरह बोलते हैं कि आप खुद आइए। So this is a good point that you've told me. This is the Ministry of Health is looking into it. We are talking about all the testing. We have arranged these labs, and we can ask the Ministry of Health. They can answer this question of yours. But the helplines are working. People are going to test. But if there is history of international travel in the last 14 days with symptoms, we would like them to be tested. If they are positive, then home quarantine. If they are negative, then no test to be done. तो जो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि कोरोना वायरस जब अपने तीसरे या चौथे चरण में पहुंचता है तो ये तूफान की तरह फैलता है। ये एक तूफान बन जाता है जिसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। दक्षिण कोरिया जैसे जो देश हैं, जब वहां पर कोरोना वायरस तीसरे और चौथे चरण में पहुंचा तो ये 2000% की रफ्तार से लगातार बढ़ा था, यानी 2000% का इजाफा हुआ था अचानक से। भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। इसका मतलब है बाहरी लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहें और उनके संपर्क में ना आएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। लेकिन भारत जैसे देश में लोग सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सलाह का कभी भी पालन नहीं करते। आज हम आपको आंध्र प्रदेश से आई एक 2 दिन पुरानी तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये 2 दिन पहले वहां हुई एक रथ यात्रा की तस्वीर है जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग रथ को छूने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और किसी भी कीमत पर वो इसे छूना चाहते हैं। अब आप सोचिए, सैकड़ों हजारों लोगों की ये भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह का पालन कैसे कर सकती है? ये है हमारा भारत। थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर हम आपको इसको दिखाते हैं। तो हमारे देश में हम दिल्ली में बैठकर, राज्यों की राजधानियों में बैठकर ये एडवाइजरी दे रहे हैं कि लोग एक दूसरे से संपर्क ना करें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, 1 मीटर की दूरी कम से कम बनाकर रखें। लेकिन आंध्र प्रदेश में, इसी देश के एक राज्य में क्या हो रहा है यहाँ आप ये देख सकते हैं। और इसी से हमें
बचकर रहना होगा। और जब ये तस्वीरें देखते हैं तो वैसे तो हम हमेशा आपको कहते हैं कि चिंता की बात नहीं है, डर की बात नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर कई बार वाकई डर लगने लगता है कि एक बार अगर कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ और इस जगह अगर एक व्यक्ति में भी वो फैला इस भीड़ में, तो फिर कितने लोगों तक ये संक्रमण जाएगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे देश में एक रिक्शा जिसमें 4 से 5 लोगों को बैठना चाहिए, उसमें 10-10 लोग बैठकर जाते हैं। भारत में अक्सर एक सीट पर 2 लोगों के बैठने की प्रथा है। आपने देखा होगा ट्रेन में, बस में जो 2 लोगों की सीट होती है उसमें 4 लोग बैठ जाते हैं। एक सीट पर 2 लोगों के बैठने की प्रथा है और लोग अक्सर कहते हैं कि थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ट्रेन और मेट्रो में भी यही होता है। भारत में भीड़ की इसी स्थिति की वजह से कुछ लोग कोरोना वायरस को लेकर भारत के दावों पर शक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हम तीसरे चरण में गए तो फिर रोकना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग वायरस को फैलने से रोकने के लिए बहुत जरूरी है और जो देश इस सलाह को नहीं मान रहे उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। लापरवाही की वजह से ही दक्षिण कोरिया में कुछ ही हफ्तों में कोरोना वायरस के मामलों में 2000% की वृद्धि हुई थी, जैसा हमने अभी आपको बताया। फिलहाल सरकारी लैब्स में सैंपल की टेस्टिंग फ्री है, मुफ्त है, लेकिन एक सैंपल की जांच करने पर सरकार को करीब 5000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एक टेस्ट 5000 रुपए का है सरकार के लिए। एक अनुमान के मुताबिक प्राइवेट लैब्स में कोरोना वायरस की जांच कराने पर 9 से 12,000 रुपए तक का खर्च आ सकता है। यानी अगर आप अपना टेस्ट कराने के लिए किसी प्राइवेट लैब में जाएंगे तो 9 से 12,000 रुपए का खर्चा है। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या ये प्राइवेट लैब्स और हमारे देश के प्राइवेट अस्पताल भी मरीजों की जांच और इलाज मुफ्त में करेंगे इस संकट की घड़ी में, जैसा कि सरकार कर रही है। और कल भी हम आपसे यही कह रहे थे, ऐसे समय में हमें सिर्फ सेना याद आती है, सुरक्षा बल याद आते हैं। ऐसे समय में हमारा बचाव करने के लिए सिर्फ एयर इंडिया सामने आया। एक भी प्राइवेट एयरलाइन नहीं आई जिसने ये कहा हो कि हम भी बाहर से जो संक्रमित मरीज हैं, जो भारतीय हैं, उन्हें लाने में मदद करने के लिए तैयार हैं। और इस देश में कितने ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जिन्होंने सामने आकर यह कहा हो कि हम भी मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इस मामले में भारत के प्राइवेट अस्पतालों का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है और शायद यही वजह है कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई की कमान सरकार ने अभी अपने हाथ में ही ली हुई है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि भारत में बहुत कम लोगों की जांच हो रही है और इसलिए भारत में कोरोना वायरस का ये जो टाइम बॉम्ब है ये कभी भी फट सकता है। ये बात सही है कि भारत में कई दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम सैंपल्स की जांच हुई है, लेकिन इसकी वजह संसाधनों का अभाव नहीं बल्कि कुछ और है। आईसीएमआर का मानना है कि भारत में अभी सिर्फ उन्हीं लोगों की जांच की जा रही है जो कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से लौटे हैं, यानी जो दूसरे देशों से यहां आए हैं और जिनमें इस वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जिनमें वायरस के लक्षण भी नहीं है, उनकी जांच करने से पैनिक फैल सकता है और तब सरकारी संसाधनों पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ सकता है। दक्षिण कोरिया में प्रति 10 लाख लोगों में से करीब 4,800 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, जबकि इटली में प्रति 10 लाख लोगों में से 1,421 लोगों की जांच हो रही है। इसी तरह फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे, बहरीन, चीन और आइसलैंड जैसे देशों में प्रति 10 लाख लोगों में से कितने लोगों की जांच की जा रही है, उसका आंकड़ा इस समय आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। भारत में फिलहाल 10 लाख लोगों पर सिर्फ 6 लोगों की ही जांच हो रही है। भारत में इस समय 3 लाख से ज्यादा टेस्टिंग किट्स उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 11,500 लोगों के सैंपल्स की ही जांच की गई है, यानी पूरे देश में 11,500 लोगों की जांच हुई है। कम सैंपल्स की जांच का एक कारण यह भी है कि भारत में अभी कोरोना वायरस समुदायों के बीच नहीं फैला है। जैसा हम आपको बता रहे थे, अभी हम तीसरे चरण में नहीं आए हैं और अगर भारत की सरकार और लोगों ने सजगता से काम लिया तो इसकी नौबत शायद ना आए। कोरोना वायरस पर करीब से नजर रख रहे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि भारत इस वायरस को शुरुआती चरण में ही हराने में सक्षम है। हमारी कैपेसिटी तकरीबन 8 से 10,000 पर डे की अभी जो चालू है उसमें है, लेकिन हम आज के तौर पे तकरीबन 700 सैंपल्स हर रोज चेक कर रहे हैं, वो भी रिसेंट पिछले 2-3 महीने में। तो अभी भी हम अंडर यूटिलाइज्ड है, तो इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है।
नहीं, डरना किसके लिए? आप अगर चाइना देखते थे, चाइना में सिर्फ डिले नहीं, वहां तो एस्टेब्लिश हुए वाला है। उन्होंने आज नया सिर्फ एक केस पे आए हैं वो वुहान में। इसका मायना क्या है कि कुछ इवन कम्युनिटी ट्रांसमिशन में कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल करके आ सकता है। अब लोगों को शक क्या है, वो नेक्स्ट सीजन में फिर वापस आ सकता है। अब जैसे होगा उसको तो उस वक्त लड़ना पड़ेगा। जब तक तो हमारे शायद हाथ भी मजबूत हुए वाले रहेंगे। कैसे जांच करना है, कौन सी आसान जांच होगी, उसके खिलाफ कुछ दवा है क्या, ये हर चीज हमको जब तक पता हो जाएगा। आईसीएमआर ने आज यह भी बताया कि वो अब तक 500 लोगों के रैंडम सैंपल्स की जांच कर चुके हैं और इनमें से एक भी सैंपल पॉजिटिव नहीं था। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। भारत ना सिर्फ आकार में एक बहुत बड़ा देश है, बल्कि भारत का जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा है। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में करीब 420 लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में। यह चीन के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। फिलहाल भारत में कोरोना वायरस अपने पैर नहीं पसार पाया है, लेकिन अगर किसी भी वजह से स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो क्या भारत के प्राइवेट अस्पताल सरकार के साथ हाथ मिलाएंगे, कुछ मदद करने की कोशिश करेंगे या पैसा ही कमाते रहेंगे? भारत में बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों का जो निर्माण है वो अक्सर सरकार से ली गई सस्ते दामों पर जमीन पर होता है। सस्ते दामों पर मिट्टी के मोल जमीन सरकार से लेते हैं और फिर प्राइवेट अस्पताल बनाते हैं। कई बार इन अस्पतालों को सरकारों से ग्रांट भी मिलता है, मदद भी मिलती है आर्थिक, और कई बार प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए सरकार फंडिंग भी देती है। लेकिन क्या संकट की इस घड़ी में भारत के प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट लैब्स राष्ट्रहित में काम करेंगे? आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं। उदाहरण के लिए देश की राजधानी दिल्ली में ही इस समय 62 प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जिन्हें सरकार की तरफ से सस्ते दामों पर जमीन दी गई, जहां पर उनकी बिल्डिंग्स खड़ी हैं। इसके लिए शर्त यह थी कि इन अस्पतालों को गरीबों का इलाज मुफ्त में करना होगा। दिल्ली में 5 अस्पताल ऐसे हैं जिन्हें 2000 रुपए प्रति एकड़ से लेकर 5000 रुपए प्रति एकड़ के दाम पर जमीन दी गई है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन क्या कोरोना वायरस का संकट बड़ा होने पर यह अस्पताल इस वायरस के मरीजों के लिए अपने दरवाजे खोलेंगे? ये बड़ा सवाल है। स्पेन जैसे देश ने अपने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया, यानी उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया है। इमरजेंसी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा पूरा प्राइवेट सेक्टर सरकार के अधीन आ गया है। फ्रांस ने भी इस संबंध में तैयारी कर ली है और जरूरत पड़ते ही फ्रांस के सभी प्राइवेट अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। लेकिन क्या भारत इतने सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है? क्या भारत का प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम देश की खातिर कुछ समय के लिए मुनाफे वाली सोच का त्याग कर पाएगा? भारत के लिए अगले 10 दिन बहुत संवेदनशील हैं। याद रखिए, अगले 10 दिन, क्योंकि इन 10 दिनों में यह साफ हो जाएगा कि भारत कोरोना वायरस के खिलाफ ये युद्ध जीत रहा है या फिर हार रहा है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए तो लगता है कि प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सिस्टम को साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि 135 करोड़ लोगों का देश जब तक कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुट नहीं होगा तब तक भारत इस लड़ाई को जीत नहीं पाएगा। यहां आपको यह भी जान लेना चाहिए कि भारत और दुनिया में फिलहाल कोरोना वायरस का स्कोर क्या है, लेटेस्ट स्कोर क्या है। पूरी दुनिया में अब तक 1,85,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 80,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। आपको जिस पर ध्यान देना है वो ये कि 80,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, जबकि भारत में 137 लोगों में अब तक कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और 3 लोगों की जान जा चुकी है, सिर्फ 3 लोग। भारत में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आए हैं, जहां 41 लोगों में इसके संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके बाद केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों का नंबर आता है। यह पूरे भारत की तस्वीर इस समय आपके सामने है। विशेषज्ञों को आशंका है कि तीसरे चरण में जाते ही भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ेंगे, कई गुना बढ़ सकते हैं और फिर ये एक तूफान की तरह आएगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.